अनवी वो नहीं करना था बाकी का केमिकल काइनेटिक्स। चल आज मुझे बता देना, कल सुबह भी मैंने 10:30 आना है, मैं डेली आता हूँ तो मुझे बता देना, ठीक है। चल अब बात। हाँ जी। नहीं डांटता। नहीं डांटता तुझे। चल अब लास्ट टाइम का रिवाइज कराओगे। लास्ट टाइम का कौन सी थ्योरी की थी, वैलेंस बॉन्ड है ना। वैलेंस बॉन्ड में याद है आपको टिप दिया था, कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग थे, कुछ लिगेंड क्या थे, वीक थे। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के बॉन्डिंग फॉर्मेशन आ गया था। तो मुझे ना एक बार रिवाइज कराओगे। मैंने आपको कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कुछ लिखवाए थे वीक। कौन से थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। चल युवराज अब बातें नहीं अब। चल इधर ध्रुव। ध्रुव बस अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से लिखवाए थे। साइनाइड और एक कार्बोनाइल और एक और कौन सा ऑक्सिलेट। वीक में सारे हाइड्रोजन्स आ गए, अमोनिया आ गया और वाटर। पता क्या, इस थ्योरी को उन्होंने डिस्कार्ड इसलिए किया था, इसमें ड्रॉबैक्स बड़े थे। क्लियर। तो अगर तुम्हें ना ड्रॉबैक का केस क्लियर करूं, लास्ट से मैंने आपको पहला केस याद है ये कराया था, क्रोमियम यहाँ पर Na3 6 और इसमें चार्ज क्या था 3+। इसमें याद है मैंने आपको अमोनिया का क्या कराया था, दिस वाज सर्विंग एज आवर वीक लिगेंड। पर इसने ना हमें रीजन नहीं दिया। एक और एग्जांपल तुम्हारी बुक में दे रखा है, ये कोबाल्ट। यहाँ पर मेरे पास Na3 6 और इस पे चार्ज किया 3+। क्लियर। कार्तिक एक ये केस दे रखा है आपकी बुक्स में। यहाँ पर जो अमोनिया ना, दिस सर्व्स एज आवर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आज करेंगे ये अमोनिया बीच में कहीं बैठा है। तभी ये कई बार क्या मेटल के बेस से अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है। मैं ना अगर मैं आपका टेस्ट डालूंगा, मैं पक्का अमोनिया का कोई केस नहीं डालूंगा क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। पर तुम्हारे स्कूलों में पक्का है दोनों में से एक केस आता ही आता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर क्रोमियम के साथ है तो अमोनिया ने रोल प्ले कर दिया वीक लिगेंड। युवराज अब बातें बंद। तो यहाँ पे ये वीक, इस केस में ये क्या बिहेव करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसे, तुम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मुझे बस याद है 27 है। क्या लिखूं कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्गन आ गया, आगे 18 तो 20, साथ में क्या आ गया 3D7, ये आ गया। इससे मुझे समझ नहीं आया इधर। चलो पहले क्रोमियम 3, अगर यहाँ पे क्रोमियम 3 करता तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन और साथ में 3D6 आ गया। अगर 3D सॉरी कोबाल्ट ऑर्गन 3D6 आ गया। अब मैंने ये 3D6 ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 3D आ गया। तो जितना मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, आप स्टूडेंट क्या करोगे, 3D के बाद फिर आ गया 4S, फिर आ गया आगे 4P और फिर आगे कौन सा आ गया 4D। तो यहाँ पर आ गया 4S, यहाँ पर आ गया 4P और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 4D। तो मैं क्या करता, अगर मैं आपकी साइड में करता तो मैंने कहा खन्ना सर ने कराया था अमोनिया वीक लिगेंड है, इसको पेयर अप ना करके आगे सारे केसेस कर दूंगा। क्लियर। तो यहाँ पे ना गलती हो जाएगी मुझसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब क्या था बेसिकली हमारे पास ये अमोनिया यहाँ पर क्या बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड अप हो जाएंगे, हमें ये ऑर्बिटल खाली, ये ऑर्बिटल भी खाली हो गया। अगर ये ऑर्बिटल खाली हो गए तो हाइब्रिडेशन में कौन पार्ट ले गया, डी के 2, एस का 1 और पी का 3। ये था इसका कंसेप्ट। तुम्हारे स्कूल में ना पक्का है टीचर ये डालते ही डालते, जबकि ये कंट्रोवर्शियल केस है। मैं कभी नहीं डालूंगा ऐसा क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये तो फिर रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। इसे मेरे साथ याद रखो। सिर्फ एक ये क्रोमियम का केस था वेयर अमोनिया विल बिहेव एज वीक लिगेंड। और अगर ये तुम्हारे पेपर में कोबाल्ट के साथ आ जाए विद कोबाल्ट, क्लियर, तो पक्का है हियर अमोनिया बिहेव्स एज आवर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो लास्ट टाइम पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लॉजिक क्लियर हुआ। तो याद है ये मैंने आपको खुद टिप दिया था, लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है। क्लियर, वो सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। इस थ्योरी को डिस्कार्ड, गुरांश एक एक का नाम लेके मत, तो पहले बातें कर ले उसके साथ, अभी आगे बैठने तो दे उसे, अब शांत रहे। क्लियर। तो यहाँ पर ना हमारे पास क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है ये बेसिकली सीएफटी थ्योरी ने दिया। इस थ्योरी को डिस्कार्ड इसलिए किया, ऐसा एक एग्जांपल ये था, एक आधा एग्जांपल और गंदा है वो मैंने अभी नहीं कराया, वो भी कराऊंगा। आप कहोगे खन्ना सर जो पढ़ाया था वो तो सारा भूल जाएंगे हम लोग, इसलिए एक आध केस और है वो अभी नहीं बताया। सिर्फ एक आपको डिस्टॉर्टेड बता दिया कि कहीं अगर पेपर में आ जाए तो ध्यान रखना कोबाल्ट में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव कर जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप पुश कर दो। अब क्या था इस थ्योरी को ड्रॉबैक की इस तरह का, इट वाज बेस्ड ऑन लार्ज एजम्पशंस। लार्ज क्या,
ये देखता था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट, उसके बेस पे निकालता था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं। इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। इस थ्योरी के बाद में जो नई थ्योरी आज स्टार्ट करना है, दैट इज आवर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मुझे ध्यान में आज ना मेरा काफ़ी लेक्चर इसी कंसेप्ट पे चला जाएगा, पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करने में। अगर तुम में से किसी को याद हो लास्ट टाइम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किए थे, कभी हाई स्पिन कभी लो स्पिन। क्लियर, हाई स्पिन लो स्पिन नहीं किया तो पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक, कभी इनर ऑर्बिटल यूज में था कभी आउटर ऑर्बिटल, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे। ऐसे ना तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में ये आसान सा क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टू कॉम्प्लेक्स, या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इसे डिस्कस करो फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ये नहीं आया तो इनमें एब्रीविएशंस के क्वेश्चंस है। दैट मींस लास्ट टाइम याद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिक्स भी लिखवाए थे ना आखिर में जाकर। आज ऐसे ये थ्योरी पूरी लिखवा दूंगा, तुम लोग पहले बस समझ लेना इस थ्योरी में है क्या क्या। इस थ्योरी में सबसे पहले तो मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करना है। सेकंड मैंने यहाँ पे क्लियर करना है व्हाट डू यू मीन बाय दिस सी एफ एस सी। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बाय डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसे डेल्टा इसके फुट में क्या कर दूंगा टी। ये सी एफ एस सी क्या स्टैंड करता है। मेरी ना आदत रहेगी जब भी कोई नया एब्रीविएशन आया पीछे वाले सारे रिवाइज करने हैं। तो इससे पहले अगर तुम्हें से किसी को याद हो, मुझसे ये एब्रीविएशन कर रखी है, ई डी टी है 3 और एक ई डी टी है। आगे देखना जब ऑर्गेनिक करेंगे और एब्रीविएशन आएंगे, तुम्हारे फाइनल पेपर तक एक एब्रीविएशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्लियर, तो ये टर्म्स क्लियर करनी है सी एफ एस सी। एक इसके साथ मैंने आज आपको टर्म क्लियर करनी है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक ये डिस्कस करनी है आपके साथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 11th 12th क्लास में देखो दो सीरीज आ गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सी की थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक 11th में किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज। याद है वहाँ पे हम लोग कॉस्मे रे गामा रे सबको अरेंज करते थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। तुम्हारा ना कोई भी एमसीक्यू का टेस्ट हुआ, जेई का नीट का कोई भी हो, इन तीनों सीरीज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। क्लियर, हमारे सीबीएसई में डायरेक्ट आ रखा है, discuss CFT on the basis of these two concepts. Second, what does CFSC stand for? Third, what do you mean by this spectrochemical series? ये सारी CBSE में सिंपल डेफिनेशंस आती हैं। अगर ये ना आया तो इनका ना क्वेश्चंस आएंगे इसके एप्लीकेशंस के बेस पे ऑफ आवर CFT थ्योरी। क्लियर, तो CFT थ्योरी ने यहाँ पे मुझे एक नया कंसेप्ट क्या देना है, इसने नया कंसेप्ट क्या देना है कि जो हमारे पास लिगेंड्स है, जो लिगेंड्स है, दिस बेसिकली बिहेव एज पॉइंट चार्जेस। अभी तक तो हम लोग क्या मानते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है कहाँ पे, मेटल एटम को, तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई। क्लियर, मैंने जितने तुम्हारे साथ डी ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए वैलेंस के, याद है मैंने हर बार इन ऑर्बिटल्स को ऐसे ही रखा। इसका मीनिंग क्या था, बेसिकली हमारे पास इधर एनर्जी बढ़ती है, अगर इधर एनर्जी बढ़ती दैट मीन मैंने सबकी एनर्जी को क्या माना था, सेम। दैट मीन ऑल दीज वर हैविंग डीजेनरेसी इन देम। डीजेनरेसी मींस ऑल वर हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। पर एक्चुअल में क्या होता है, जब ये लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स पॉइंट चार्जेस थे। तो 11th क्लास में पॉइंट चार्जेस का पहला कंसेप्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, कि जितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है दीज हैव गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड। तो देखो लिगेंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ये अप्रोच करेंगे, यहाँ पे ये मेटल एटम को मान लूँ एम टी डी ऑर्बिटल से इसके, जब ये लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे, इनका मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनके साथ जब गए तो देखो ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर चला गया। दैट मीन यहाँ पे एनर्जी हो सकता है ये इनके अलाइनमेंट नहीं हुई, इन दोनों की एनर्जी क्या सेम है। तो दैट मीन क्या हुआ, ये जो पांचों डी ऑर्बिटल्स है दीज लूज देयर डीजेनरेसी। क्यों, क्योंकि कुछ की मैग्नेटिक फील्ड इनके क्या चलेगी परपेंडिकुलर, और कुछ की मैग्नेटिक फील्ड क्या चलेगी इनके पैरेलल चलेगी। तो दीज विल अंडरगो एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस के क्या होगा, ये जो पांचों ऑर्बिटल्स है ये दो सेट में डिवाइड हो जाएंगे। एक सेट आ जाएगा नीचे एनर्जी में, एक सेट मूव कर जाएगा हायर इन एनर्जी। तो क्या था, जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वो इनकी स्प्लिटिंग क्या कर देगा ज्यादा, जो लिगेंड वीक है वो इनकी स्प्लिटिंग क्या करेगा कम। अब क्या था, ये कौन सा डी ऑर्बिटल इकट्ठा होगा कौन सा डी ऑर्बिटल दूर होगा, वो मुझे तब क्लियर होगा अगर मुझे 11th क्लास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की शेप से याद है, इनके ऑर्बिटल्स के डायग्राम ड्रॉ करने आते हैं। फिर तुम्हें रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कौन से ऑर्बिटल इकट्ठे हो गए और कौन से ऑर्बिटल अलग हो गए। बस इनमें सिंपल सा लॉजिक था। ये सारे जो लिगेंड्स है पॉइंट चार्जेस है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है।
तो जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो क्या होगा, इसके जो डी के ऑर्बिटल्स है कुछ इसके साथ अलाइन हो गए और कुछ इसके क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो दैट मीन दीज विल अंडरगो एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस के कारण इनमें स्प्लिटिंग आ जाएगी। आज पूरा लेक्चर ना इनकी स्प्लिटिंग के बेस पे और डिफरेंट टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट है। तो मुझे ना ये पूरा टॉपिक समझ तब आएगा अगर मुझे 11th क्लास में शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्लियर थे ऑफ डी ऑर्बिटल। तो अगर तुम्हें से किसी को याद हो, वहाँ पे एल की ना 4 वैल्यूज होती थी, 0, 1, 2 और 3। इसे हम लोग सिंबल देते थे एस, इसे पी, इसे डी और इसे एफ। ये हमें देता था सब शेल। फिर ऑर्बिटल्स को फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे एम। एम का वैल्यू क्या था, 0 प्लस माइनस एल। क्लियर। तो देखो अगर मेरे पास एल 0 है तो एम की वैल्यू 0 आ गई। दैट स्फेरिकल ऑर्बिटल एस की शेप तो बड़ी आसान थी, ये ऑर्बिटल स्फेरिकल आ गया। अब दूसरी बार मैंने एल की वैल्यू क्या लिखी है, 1। तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस माइनस 1। तो हमें क्या क्या आ गया, -1, 0 और +1, 3 ऑर्बिटल्स आ गए। किसी को याद हो ये जो डी और पी ऑर्बिटल्स थे, दीज आर आवर डंबल शेप। किसी को याद है डंबल शेप होते थे? किसी को अगर नहीं याद तो याद है मेरे पास 3 एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पर मैंने शो कर दिया एक्स, यहाँ पर वाई और यहाँ पर क्या कर दिया जेड। तो याद है एक ऑर्बिटल यहाँ पर घूम गया, एक यहाँ पर घूम गया और एक ऑर्बिटल यहाँ पर घूम गया, एक्स वाई जेड आ गए। क्लियर। तो देखो ये 3 एक्सिस में समझाना बड़ा आसान हो गया कि 3 एक्सिस है, एक एक्सिस में चला गया, एक वाई में और जेड में। तो ये तीनों शेप्स आ गई ऑफ आवर पी ऑर्बिटल्स। अगर इसको प्रॉपर वर्ड कर दूं तो ये मैंने सपोज कर दिया 2px, ये मैंने कर दिया 2py और ये मैंने कौन सा कर दिया 2pz। तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये तो आ गया कंसेप्ट L=1। ये मैंने भाई इसलिए दिया था ताकि तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक मिल जाए इनमें मूव कैसे कर रहे थे। अब डी ऑर्बिटल की शेप्स करनी है। डी के लिए पक्का है मेरे पास जो एल है, एल की वैल्यू क्या 2। तुम लोग बताओ एम क्या लिखें फिर, है ना, -2 से लेकर, या तुम्हें से एक ने कहा खन्ना सर 0 +-1 और +-2। तो हमें कितने ऑर्बिटल्स आ गए, -2, -1, 0, +1 और +2। 5 ऑर्बिटल्स आ गए, 5 ऑर्बिटल्स। तो तुम में से ना हर साल कोई ना कोई मुझसे पूछता था खन्ना सर पहले तो आपके 3 एक्सिस थे तो आपने पी एक्स, पी वाई, पी जेड कर दिया, अब तुम्हारे पास 5 ऑर्बिटल की डायरेक्शन निकालनी है। खन्ना सर डायरेक्शन तो 3 है। तब तुम्हें पता याद है क्या कहता था 11th क्लास में, तुम लोग 10th में ज्योग्राफी करके आए, है ना। तो ज्योग्राफी में ना मुझे भी बड़ा बोरिंग लगता था। तो लोग बताओगे डायरेक्शंस कितनी है, नॉर्थ साउथ? मेरे जैसा कहता है 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 डायरेक्शन। क्लियर। पर तुम्हें से एक ने क्या किया, नए नए निकाल दिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऐसे निकाल दिए। ऐसे ना ये ऑर्बिटल की शेप सबसे मुश्किल या याद करने आसान नहीं रहते थे। एक लॉजिक तो मिला कि जब तक मेरे पास 3 एक्सिस थे तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड आ गए। पर अब मुझे 5 एक्सिस पे घूमना है। जब 5 घूमना है तो एक्सिस तो मेरे पास 4 मेन थे, कम्बिनेशन निकालते थे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ऐसे ही ना डी ऑर्बिटल्स को अगर ड्रॉ करना है, मुझे खुद नहीं याद, मैंने यहाँ पर एक्स, वाई और जेड लिख लिया, ये 3 एक्सिस थे। अब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ऐसे निकालने थे। तो ये एक्स और वाई को कंबाइन कर दूं पहले, तो ये एक्स वाई एक ऑर्बिटल बन गया। दूसरा मैंने वाई और जेड को इकट्ठा कर दिया तो यहाँ पर डी वाई जेड आ गया। थर्ड में इसको इकट्ठा कर सकता था एक्स और जेड को, तो यहाँ पर ये डी एक्स जेड आ गया। आगे 3 कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब याद करो एक ऑर्बिटल सबसे अलग होता था, कौन सा ऑर्बिटल सबसे अलग था, डी जेड स्क्वायर। अगर डी जेड स्क्वायर भी आ गया तो अब पिक्चर में कौन सा रह गया, डी एक्स स्क्वायर और साथ में क्या था, वाई स्क्वायर। ये थे 5 डी के ऑर्बिटल्स। क्लियर। तुम्हारे ना एमसीक्यू अभी जब कॉम्पिटिशन में दोगे इन पांचों पे बड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। ये एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर याद नहीं रहते तो तुम लोग पहले ऊपर एक्स वाई जेड लिख लो, यहीं पे कॉम्बिनेशन बना लो, एक एक्स वाई, एक वाई जेड और एक कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, एक्स और जेड का। तो ये कॉम्बिनेशन बन गए। अब यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स की अगर शेप्स ड्रॉ करते थे हम लोग, तो यहाँ पे पहला ऑर्बिटल कौन सा एक्सिस है, एक्स और यहाँ पर वाई। जब एक एक्सिस था तो 2 लोब्स, अब 2 एक्सिस है तो 4 लोब्स आ जाएंगे। इनके ना 4 लोब्स में 11th क्लास में ऐसे ड्रॉ कराता था, ये एक और ये दूसरा आ गया। ऐसे अगर दूसरा करूँ यहाँ पर नेक्स्ट, ये एक्सिस आ गए। अब मेरे पास एक्सिस कौन सा घूम रहा है, वाई, और इधर एक्सिस कौन सा घूम रहा है, जेड। फिर मैंने यहीं से पकड़ा, यहाँ से पकड़कर एक और यहाँ से पकड़कर सेकंड,
तो यहाँ पे ये मेरे पास कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया, डी वाई जेड आ गया। अब थर्ड कौन सा बनाकर बैठा था, एक्स और जेड एक्सेस। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सेस और यहाँ पर कौन सा है, जेड। इसके भी चार लोब्स, दो और ये चार, तो यहाँ पर ये डी एक्स जेड भी बन गया। ये शेप्स बना लेना क्योंकि बुक्स में आपको मिलेगी नहीं, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे मुश्किल लगेगी ऑर्बिटल्स को याद करने के बेसिस पे। अब कौन सा बचा, एक डी जेड स्क्वायर। किसी को अगर याद हो 11th क्लास में, लोब्स दो ही रह गए, जेड एक ही एक्सिस है। तो याद है इसका फिगर कैसे बनाते थे, ये कर दिया। यहाँ पर जेड एक्सिस, तो ये ऑर्बिटल कौन सा बनता था, यहाँ पर डी जेड स्क्वायर। बताओ पूरा ड्रॉ कर दिया मैंने या कुछ छोड़ा है? गुड। इसमें एक सर्कुलर आर्क भी घूमती थी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये आ गई इसके पास सर्कुलर आर्क। अब बचा कौन सा, हाँ जी, कौन सा ऑर्बिटल बचा शो करना, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। इनमें देखा सारे लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस थे, लोब्स तो इसमें भी चार बनेंगे। तो अब इसके चार लोब कैसे बना दूं, पैरेलल टू दीज एक्सिस, इनको पैरेलल टू देयर एक्सिस ले जाएं। तो ये मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब शायद तुम्हें से किसी को ध्यान में आ रहा होगा, इन तीनों ऑर्बिटल्स की अलाइनमेंट सेम नहीं लग रही है ना, तीनों की अलाइनमेंट सेम, और इन दोनों की अलाइनमेंट क्या है, इनसे अलग होगी। तुम्हारा अगर एमसीक्यू का सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, ये डी जेड स्क्वायर ऑड केस आउट आ गया, क्यों ऑड केस आउट आ गया, बाकी सब में चार चार लोब्स है, इसमें सिर्फ टू लोब्स है। इसमें एक सर्कुलर आर्क है, ऊपर कहीं सर्कुलर आर्क नहीं है। अगर इनको डिफ्रेंशिएट करूं तो इनमें लोब्स क्या था, लाइंग बिटवीन द एक्सेस, और इसमें लोब्स क्या आ गए, पैरेलल टू देयर एक्सेस। क्लियर। और सिमिलैरिटी क्या आ गई, इनमें सभी में चार चार लोब्स है। अब अगर देखो तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, अब मेरा लॉजिक क्लियर होगा। मेरे पास 5 डी के ऑर्बिटल्स है, जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, इनमें क्या हुआ, एनर्जी चेंजेस आ गए। अगर एनर्जी चेंजेस आ गए तो में से कोई तो मानेगा ये जो तीनों है, ये तीनों इकट्ठे मूव करेंगे, ये तीनों इकट्ठे मूव करेंगे क्योंकि दीज आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और ये जो दोनों है ये अलग मूव करेंगे। यही हमारा कंसेप्ट था यहाँ पे आज के लेक्चर का, कि जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा, दीज लिगेंड डी ऑर्बिटल विल लूज देयर डीजेनरेसी, इनकी डीजेनरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। और क्या होगा, दीज विल गेट सेपरेटेड इनटू टू सेट्स। इन तीनों को मैंने कलेक्टिव नाम दे दिया, एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड को, इनको एक कलेक्टिव नाम दे देंगे T2G फॉर ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स। और फॉर इन दोनों का नाम क्या दे दूंगा, ईजी फॉर आवर ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो तुम्हारे सीबीएसई का पहला कॉमन क्वेश्चन, हाउ T2G एंड ईजी आर फॉर्म्ड, विच ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। तो मेरे जैसा स्टूडेंट इनको रट्टा लगाएगा, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, याद ही नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने ऐसे एक्स वाई जेड लिख लिया और इसके कम्बिनेशन बना लिए, पहला कम्बिनेशन एक्स और वाई, दूसरा कम्बिनेशन वाई और जेड, तीसरा कौन सा, एक्स और जेड, तीन कम्बिनेशन बन गए। जेड स्क्वायर सबसे अलग था तो वो जेड स्क्वायर अलग आ गया, और बचा कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे तुम्हें ना ऑर्बिटल्स को याद करना आसान होगा। फिर मैंने आपको याद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दिया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक। जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, इन ऑर्बिटल्स को ज्यादा सेपरेट कर देगा। जो लिगेंड वीक होगा वो इनको सेपरेट क्या करेगा, कम। किसी को ध्यान में आ रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगी, अगर इन सबको मैं अरेंज कर दूं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इनके जो ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर रहा हूँ उसके बेस पे अरेंज कर दूँ, तो हायर से लोअर या लोअर से हायर, दैट इज नोन एज आवर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो में से किसी को तो क्लियर होगा ये CFSC का मीनिंग क्या बन रहा है। CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। फॉर वीक लिगेंड्स दिस डेल्टा नॉट वैल्यू विल बी लेस। मैंने ना यहाँ से कंसेप्ट उठाया था आपको सारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आसान करने के लिए, कौन सा लिगेंड कैसे रोल प्ले करता है, वो यहीं से उठाया था। तो अब बताओ, आज अब प्रॉपर CFT थ्योरी स्टार्ट कर सकते थे अगर आपको ये लॉजिक क्लियर रहेगा। एटलीस्ट ये फिगर्स ड्रॉ कर लो, बाकी एल के चाहे मत करो, ये जरूर ड्रॉ कर लो ऑफ डी ऑर्बिटल शेप्स। ये शेप्स कर लो, सारा करना है, ये लो। हाँ, CFT थ्योरी लिखकर फिर आगे ये लिख लो। अगर आपने स्टार्टिंग से ये पूरा ही नोट करना है तो यहाँ पर मैंने आपको ये दे दिया है एल के कंसेप्ट। यहाँ से एल की चार वैल्यूज आ गई, 0 1 2 3 SPDF, और ये एम नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया, 0 प्लस माइनस एल।
भव्य मुझसे पूछते जा, क्या ये फॉर्मूला कहाँ पे? ये फॉर्मूला है क्योंकि इसकी वैल्यू स्टार्ट जीरो से होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल की मेरी आदत है, ये मेरी आदत है ताकि तुम्हें सेपरेट हो जाए कि ये अलग अलग है। क्योंकि फिर तुझे ना यहाँ पे डाउट नहीं आएगा। देख सब जगह मैंने कॉमा लगाया ताकि वैल्यूज को अलग कर सकूं। एटलीस्ट अब बताओ डी ऑर्बिटल शेप में आई कैसे कैसे थी? ऋषभ पहले ड्रॉ कर लो। कर लिए? धैर्य किया? चल। और एक ना मुझे आज जाने से पहले याद करा देना नोट्स इस चैप्टर के। ठीक है, दूसरे ग्रुप में तो दे दिए थे, आज आप भी। और पता है क्या, दूसरे ग्रुप में भी सबसे कह रहा था ये नोट करते जाओ, हमारा नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? उसकी ना असाइनमेंट हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि सारे क्वेश्चन यही है जो मैंने आपको दे रखे हैं। सैटरडे से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? फ्रॉम सैटरडे। तो सैटरडे से ना सबसे कहा है एटलीस्ट पहले 3 लेक्चर, चाहे तुम्हारे पेपर है नहीं है मुझे नहीं पता, अगर तुम में से किसी ने पहले 3 या 4 लेक्चर मिस कर दिए, क्लियर, मैं तो देखो वो करा दूंगा एक्स्ट्रा बुलाकर, पर तुम्हें लॉजिक समझ नहीं आएंगे। क्लियर? फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे मुश्किल लगेगी, और अगर मुझे 11th क्लास की ऑर्गेनिक नहीं आती मैं 12th की कर ही नहीं पाऊंगा। क्लियर? इसलिए नेक्स्ट ना जो सैटरडे ऑनवर्ड, वैसे तो मैं कहता हूँ कोई क्लास मिस ना करो, पर सैटरडे और हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। तो तुम में से किसी ने क्या किया, चलो छोड़ो, जब सर हेलुअल केन स्टार्ट करेंगे तब चलेंगे। जिस दिन हेलुअल केन स्टार्ट किया और वो तुम लोगों ने 3 लेक्चर ना लगाए स्टार्टिंग के, फिर डाउट्स ही डाउट्स रहेंगे। क्लियर? और फिर मेरे से भी नहीं डाउट्स दूर कर पाऊंगा, क्यों? मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहेगा कि बार बार रिपीट करें। तो तुम लोग वो 3 लेक्चर मत छोड़ना, चाहे स्कूल में पेपर भी हो। क्लियर? तो मैंने तो आना ही आना है, तो वो 3 लेक्चर कंटिन्यूटी, वो आखिर में, वो पता क्या, 2-2 लेक्चर के सारे चैप्टर है। वो दोनों चैप्टर ना अगर मैंने डीएनएफ और बायोमोलिक्यूल्स आपके साथ उठाए, फरवरी में जस्ट पेपर है, अगर जनवरी के एंड में भी उठाए फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएंगे। वो ऐसे चैप्टर्स हैं, दोनों छोटे, 2-2 लेक्चर सारे हैं। उनको नहीं करेंगे, पहले पहले ऑर्गेनिक जो मेन है उसे खत्म करना है। मैंने अभी क्या बोला है, क्या बोला अभी पहले ही, पहले 3 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बना लिए ये फिगर्स? ये L इजिकल टू 2 के आ गए। हाँ ये देख, ये एक तरह का ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर सबसे अलग आ गया, तो ये अलग ऑर्बिटल आ गया। एक तो इसमें लोब्स 2 रह गए, और दूसरे में इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ गई, सर्कुलर आर्क। अब जब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लोब तो 4 ही है, इनमें लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस है, इनमें लोब्स पैरेलल टू देयर एक्सिस, ये पैरेलल चले गए। बातें मत करो कार्तिक, अब थोड़ी देर सारे
हाँ जी, ये आज आ जाएगा अभी, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। अब थोड़ी आदत डालो साथ साथ ड्रॉ करने की सारे। हाँ जी, ये ये भी करेंगे इनको, क्योंकि ये तीनों सेम नहीं लग रहे आपको देखने में, इसलिए तीनों इकट्ठे मूव करेंगे और ये दोनों अलग मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका सिमेट्री के बेस पे डिफरेंशिएशन आ गया। अब करूँ आगे? हाँ जी भविष्य, कर लिया सबने? ऋषभ, अगर अब ये क्लियर है ना, एक को अभी डाउट था करना सर क्या बोल रहे हो, एक वर्ड नहीं समझ आया। आज सीएफटी थ्योरी का पहला केस डिस्कस करें। कौन सा आ गया? फॉर आवर ऑक्टाहेड्रल, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो इस थ्योरी के ना सारे बेसिक पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा, पर अगर आपने ये फिगर ड्रॉ कर दिया जो मैंने अभी ड्रॉ करना ग्राफ, तो तुम्हें बाकी ना कुछ पेपर में करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? इधर मैंने क्या किया, इधर मान लिया हमारे पास एनर्जी, इधर मैंने एनर्जी का कंसेप्ट ले लिया। यहाँ पर मेरे पास क्या था, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 डी के ऑर्बिटल्स आ गए। यहाँ पर ये मेरे पास आ गए 5 डी ऑर्बिटल्स इन, ये किस में कर दिया मैंने, इन फ्री स्टेट। इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में जब तक इसे लिगेंड्स ने अप्रोच नहीं किया, तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स आ गए और सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज आवर स्टेट 1, ये मैंने आपको लिख दी स्टेट 1। क्लियर? जब मेरे पास सिर्फ क्या, डी के ऑर्बिटल्स है खाली, इनको लिगेंड्स ने अप्रोच नहीं किया। अब मैंने क्या किया, 5 डी ऑर्बिटल्स को मूव कर दिया हायर इनटू एनर्जी। तो ये यहाँ पर 2, 3, 4 और ये 5, ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स मूव करके हायर एनर्जी। तो इसे मैं लिख दूं यहाँ पर स्टेट 2। ये स्टेट पिक्चर में कब आई? व्हेन लिगेंड्स अप्रोच, जब लिगेंड्स अप्रोच किए तब मेरे पास ये सेकंड स्टेट आ गई विद देयर विद देयर क्रिस्टल विद द क्रिस्टल फील्ड। क्लियर? इनकी अपनी क्रिस्टल फील्ड मीन्स इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। जैसे इसने अप्रोच किया तो ये स्टेट सेकंड आ गया। अब जैसे ये स्टेट सेकंड आया तो ये स्प्लिट कर गया इनटू 2 सेट्स, एक सेट ऊपर चला गया और एक सेट कहाँ आ गया, नीचे। यहाँ पर मैंने क्या किया, तीनों ऑर्बिटल्स को इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स मेरे क्या हो गए, ऊपर इकट्ठे हो गए। क्लियर? ये 3 ऑर्बिटल्स, अब तुम लोग बताओगे कौन से 3 ऑर्बिटल नीचे मूव किए होंगे हायर एनर्जी पे, है ना? कौन कौन से आ जाएंगे? ये डी एक्स वाई, दूसरा कौन सा आ जाएगा, डी एक्स जेड, और थर्ड कौन सा आ जाएगा, डी वाई जेड। ये जो ऊपर चले गए ये कौन से आ गए मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में कौन सा आ गया, डी जेड स्क्वायर। इन सबको मैंने कलेक्टिव नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया, टी टू जी। और ये ऊपर वाले दोनों को मैंने कलेक्टिव नाम क्या दे दिया, ई जी। अब बताओ जितना पढ़ाया था सारा ले आया फिगर के बेस पे। ये क्या था, पहले 5 के डी ऑर्बिटल्स है, दीज आर हैविंग सेम एनर्जी। क्लियर? पर जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, क्या हुआ, उनकी मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आ गई। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको शो किया है ये ऐसे थे, जब ये अप्रोच किया तो देखो ये इसके परपेंडिकुलर चला गया, ये इसके पैरेलल चला गया। अभी पक्का है कुछ ऑर्बिटल्स अलाइन करके और कुछ क्या हो गए, इनके ऑपोजिट चले गए। तो दीज अंडरगो एनर्जी चेंजेस। जैसे इनके एनर्जी चेंजेस आए
3 ऑर्बिटल मूव करके लोअर इन एनर्जी एंड 2 ऑर्बिटल मूव हायर इन एनर्जी। तो 3 इकट्ठे पक्का यही होंगे, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड। क्यों? मैंने अभी तीनों की आपको ज्योमेट्री क्लियर कर दी। सब में 4 लोब्स है और कहाँ थे? इन बिटवीन द एक्सेस। इस वाले में क्या हुआ? 2 ऑर्बिटल्स अलग चले गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इनको कलेक्टिव नाम दे दिया T2G, इनको कलेक्टिव नाम दे दिया EG। तो सीबीएसई का पहला सिंपल क्वेश्चन, हाउ T2G एंड EG आर फॉर्म। क्लियर? ये T2G और EG बने कैसे हैं? ये बने कब थे? जब लिगेंड ने अप्रोच किया सेंट्रल मेटल एटम, देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। तो क्या था, जितना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किया था, याद है मैंने पांचों ऑर्बिटल को सेम एनर्जी पे रखा था, वो कंसेप्ट गलत था। वो कंसेप्ट गलत था। बेसिकली क्या होता है, दीज अंडरगो एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस के कारण ये स्प्लिटिंग के कंसेप्ट आ गए। तो अब देखो यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा और आगे ले जाए, ये ऐसे ड्रॉ कर दूं। क्लियर? अब देख यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा ऐसे वर्ड लिखा, ध्यान से देखना मैंने किया क्या। यहाँ पे मेरे पास डेल्टा का कंसेप्ट आ जाएगा, डेल्टा। तो इसमें जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना डेल्टा की, दैट इज, देखो ऑर्बिटल 3 थे, पर इसकी हम लोग वैल्यू क्या लिखते हैं, दिस इज -2/5 डेल्टा नॉट। ये -2/5 था। और अगर मैं ये ऊपर वाले पार्ट पे जा रहा हूँ, ऑर्बिटल 2 थे, बट दिस वैल्यू इज बेसिकली +3/5 डेल्टा नॉट। इसको मैंने लोअर माइनस इसलिए किया, तुम लोग जल्दी जल्दी में पता क्या करोगे, इसे कर दोगे 3/5, पर ये उल्टा कंसेप्ट था। शायद आप में से कोई उस दिन पूछ रहा था ना मुझसे, तानिश आप खन्ना सर आपको कैसे पता लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वो बेसिकली यहाँ से था। जिस जिस केस में वैल्यू ये डेल्टा नॉट की हाई आ गई, जहाँ पर ये डेल्टा नॉट हाई आ जाएगा, दैट मीन दैट इज अवर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जिनमें ये वैल्यू स्मॉल रह जाएगी, दैट विल बी अवर वीक लिगेंड। तो एक वैल्यू मूव करगी -2/5 डेल्टा नॉट, और एक वैल्यू मूव करगी +3/5 डेल्टा नॉट। तो मुझे ना आज कैलकुलेशन के बड़े कंसेप्ट है, पहले सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करना था। क्लियर? तो पक्का था, ये पांचों के पांचों मूव तो किया हायर एनर्जी, पर इनमें फर्दर स्प्लिटिंग आ गई। स्प्लिटिंग देखो, चाहे ये बात करूँ ये बात करूँ, इससे तो ज्यादा ही है, इससे तो एनर्जी ज्यादा ही है। ये था सारा का सारा जनरल कंसेप्ट। और यहाँ पे ना ये जो जी बड़ी बार आता है, दिस स्टैंड फॉर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे जो जी है ना, दिस स्टैंड फॉर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जब मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स करना है, तब मैंने आपके साथ सिर्फ वर्ड करना है T2, और साथ में वर्ड क्या करना है E, वहाँ पे जी खत्म कर देना है। तुम्हारा नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाट डज जी स्टैंड फॉर। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री था। कैसे याद है? ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनेगा। अगर ऐसे बनेगा, कोई तो मानता है ये घूम रहा है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आ रहा है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या एक कहता खन्ना सर यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री घूम रहा है, पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये नहीं आएगा। तो बड़ी बार पेपर में आ रखा है, व्हाट डज दिस जी स्टैंड फॉर। तो जी स्टैंड करता है फॉर आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस रिप्रेजेंट्स। क्लियर? अब बताओ पूरा एक CFT थ्योरी का सिर्फ लॉजिक क्लियर हुआ मेरे साथ? क्योंकि देख यहाँ पे लोअर जा रहा है एनर्जी में, लोअर जाने के कारण माइनस का साइन आ गया इसमें। लो, ये अभी कैलकुलेशन में फॉर्मूला है जिसे यूज करेंगे आखिर में जाकर, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो बस आपको बता दिया। तुम लोग जल्दी जल्दी में से 3/5 लिख दोगे, पर ये 3/5 नहीं है, ये उल्टा चलता है 2/5, और ये ऊपर हाई चला गया तो ये प्लस हो गया। ये आ गया CFSC, मोर इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, मोर विल बी द क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग। तो ये CFSC क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। हाँ ये सारा भी लिखवाना ही है, व्हाट डज CFSC स्टैंड फॉर। तो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे डेल्टा के साथ। ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो O कर दूंगा, नहीं तो T कर देंगे फॉर टेट्राहेड्रल। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दो केसेस करने, एक ये और एक टेट्राहेड्रल, दो केसेस। ठीक? अब पहले बताओ पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हुआ? तू बता, मैंने तीनों को कलेक्टिव नाम क्या दिया? T2G। और ऊपर वाले दोनों को कलेक्टिव नाम क्या दिया? EG। ये ऐसे ही है, बस इनको एब्रीवेशन दे दी, बस और कुछ नहीं। ठीक? लिखवा दूँ अब इस थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स, बनाओ जल्दी। ये देख, ये नीचे आ गया ना, इसलिए माइनस का साइन आ गया। ये ऊपर चले गए हायर, तो ज्यादा इंक्रीज है तो पॉजिटिव लेते हैं। स्ट्रॉन्गर लिगेंड वो होगा जो इनकी सेपरेटिंग ज्यादा कर दे, जितना ज्यादा। देख एक इनकी सेपरेटिंग किया सपोज इतना, क्लियर, एक ने इनकी सेपरेटिंग कर दी काफी ज्यादा, तो अभी ये पक्का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है। तो यहाँ से मैंने उठाए थे स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। ठीक? अब पहले ये फिगर बना लो,
तभी आगे चलते हैं। ये बना लो पहले। हाँ जी, क्या कर रहे हो दोनों? गुड इवनिंग जी। कौन सा? तो गुरुजी पहले कहा नहीं तुझे, बताया कर मुझे। हाँ, मैं चाचा चौधरी हूँ, सारा याद रहता है, मैं भूलता ही नहीं कुछ। कौन सा टेस्ट देना था? ये ठहर, मेरे ख्याल यही है शायद। यही है, ले पकड़। सर आप 245 से 330 के बीच में आ सकता हूँ आपके पास? मैं तो कल भी आया था, तू आया? नहीं सर, वो बारिश बहुत तेज थी आज महादेव में ना, पेड़ वेड़ गिर गए थे तो। इस पे कर देना, ठीक है। और बताना मत कुछ नव्या। कल आज भी सर फिजिक्स की क्लास के बाद आज मैंने इधर ही होना। हाँ जी, अब लिखवा दो इस थ्योरी के बेसिक्स। कौन सा? ये नहीं, ये तो समझाने के लिए था बस। लॉजिक क्लियर हुआ पूरा का पूरा? क्लियर? लिखवा दूँ, अब करें स्टार्ट? तो लिखो फर्स्ट पॉइंट। जल्दी किया अगर, देख इतना टाइम नहीं है। चल गुराश, बातें बाद में। चल इसके साथ ड्रॉ कर लेना भाई, ऐसे मत करो फिर। आगे ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। ऑर्गेनिक तो जितना साथ साथ लिखोगे तभी याद भी रहेगी और फ्लो बना रहेगा। चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट, मेटल लिगेंड बॉन्ड। मेटल लिगेंड बॉन्ड, इसके सारे बेसिक फीचर्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड ऐसे लिख लो, मेटल लिगेंड बॉन्ड। मेटल लिगेंड बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी आयनिक। metal ligand bond is considered to be ionic arising from interactions between किसमें था, metal ion and ligand। arising from interactions, और इंटरेक्शन किसमें है, metal ion and ligand। मेटल आयन, क्योंकि ये मेटल आयन ही है ना, और उधर साथ में क्या आ गया, लिगेंड्स। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड याद है, लिगेंड्स को मैंने क्या माना था, पॉइंट चार्जेस। तो लिखो सेकंड पॉइंट, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। थर्ड, बाकी जितना बोलूंगा ना सारा वो थर्ड पॉइंट में ही है। थर्ड 5d ऑर्बिटल्स, 5d orbitals in isolated 5d orbitals in isolated gaseous isolated। ये देखो यहाँ पर ये 5d orbitals है, और फ्री स्टेट में 5d orbitals in isolated gaseous metal atom or ion have gaseous metal atom or ion have same energy that is are said to be degenerate are said to be degenerate these are said to be degenerate।
तो याद है ये 11th क्लास में किसी टीचर ने तो कराया होगा, वहाँ पे डी ऑर्बिटल सारे इक्वल इन एनर्जी थे, इसे क्या बोलते थे, डीजेनरेसी। क्लियर, ये आ गया। अब पर क्या था, जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनकी डीजेनरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, दिस डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड, इसी इसी में नेक्स्ट लाइन में, दिस डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड इफ, this degeneracy is maintained if spherically symmetrical field, if spherically symmetrical field, spherically symmetrical field of negative charge, spherically symmetrical field of negative charge surround, अब यह नेगेटिव चार्ज किसको सराउंड करता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, surrounds the central metal atom or ion. However, when this negative field, is due to, anions or anions is, if however when this negative field is due to anions or negative end of polar molecules, negative end of polar molecules, ये देख, जैसे वाटर लिखा, वाटर, तो ये नेगेटिव एंड हो गया और पोलर मॉलिक्यूल। अगर मैं अमोनिया लिख कर बैठा हूँ, अमोनिया, तो अमोनिया का ये नेगेटिव एंड हो गया और पोलर मॉलिक्यूल। 11th क्लास में याद है डाइपोल मूवमेंट के कंसेप्ट किए थे। क्लियर, तो जितने मेरे पोलर बॉन्ड्स थे उनमें यहाँ पे ये नेगेटिव एंड एक एक घूम रहा है, ये मीनिंग था इसका, नेगेटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल मेक्स दिस फील्ड एसिमेट्रिकल, मेक्स दिस फील्ड एसिमेट्रिकल। मेक्स दिस फील्ड एसिमेट्रिकल, ये सारी वर्ड ही ना खुद ही बनाता रहता हूँ, मेक्स दिस फील्ड एसिमेट्रिकल, एज अ रिजल्ट this degeneracy is lost, as a result this degeneracy is lost and splitting of these 5d orbitals takes place, and splitting of these d orbitals takes place at higher energy। ये देखो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स हायर चले गए एनर्जी में, पर इस एनर्जी पे जाके क्या हुआ, हाँ जी, इस एनर्जी पे जाके क्या हुआ, ये दो सेट में सेपरेट कर गए, 3 मूव करके लोअर और 2 मूव करके हायर, 3 ऑर्बिटल्स दैट इज 3, नेक्स्ट इसी में ही, मैं पहले का सारा पॉइंट इसी में ही है, नेक्स्ट लाइन कर ले बस। 3 ऑर्बिटल्स दैट इज कौन कौन से dxy xz and yz, 3 ऑर्बिटल्स दैट इज dxy xz and yz, ब्रैकेट में लिख लो collectively known as T2G, ब्रैकेट में लिख लो collectively known as T2G, move lower in energy and remaining 2d orbitals कौन कौन से है, हाँ जी, रिमेनिंग कौन से रह गए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड z स्क्वायर, रिमेनिंग 2d orbitals दैट इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लो collectively known as Eg, move higher in energy, क्लियर। अब बताओ पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हुआ फॉर ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
हाँ जी, सबको क्लियर हुआ फॉर ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब गौरी का रह क्या गया समझाना। एक व्हाट डज दिस CFSC, क्लियर, और इसका रिप्रेजेंटेशन डेल्टा, और एक व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब CFSC का लॉजिक मिला, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, है ना। तो लिख लो CFSC का क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। CFSC स्टैंड फॉर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। लिख लिया, लिख लिया ये CFSC क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। इसे रिप्रेजेंट कर दिया फॉर ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा O, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसे रिप्रेजेंट कर देंगे बाय डेल्टा बाय T, क्लियर। अब तुम्हें से कोई तो डिफाइन करा देगा, इतना मैंने समझा दिया। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फिर क्या डिफाइन करते हैं, ये लिगेंड्स क्या करेंगे, कुछ सेपरेटिंग क्या कर देंगे ज़्यादा, कुछ सेपरेटिंग क्या करेंगे कम। तो क्या कर दूं, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ CFSC, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिख लो लास्ट डेफिनेशन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, ये लास्ट रह गया बात तानिश, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रो क्या के वाने आके रह गया लिखना, ये C से क्रिस्टल, F से फील्ड, S से सेपरेटिंग और E से एनर्जी। हाँ अब पूछ, तू बता किसकी होगी, मुझे ये बता किसको मैच कर रही है। तो फिर क्लियर। तो अब लिख लो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर, the arrangement of ligands on the basis of their increasing value, on the basis of their increasing value of CSC, on the basis of their increasing value of CFSC is known as स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वो जो मैंने आपको अब क्लियर हुआ, मैंने वो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड दिए थे वो बेसिकली मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठाए थे। तो उनमें क्या था, ये जो साइनाइड है और जो कार्बोनाइल है ये आखिर में थे, क्लियर। और वो जो आपको सारे वाटर अमोनिया लिखाए थे ना, वो सारे सीरीज के स्टार्टिंग में थे, मैंने वहां से उठाए थे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। ये आ गया मेरे पास क्रिस्टल, हाँ ये डिफाइन करना आया नहीं, बस कई बार एब्रीविएशन आ रखा है व्हाट डज CFSC स्टैंड फॉर। तो CFSC स्टैंड कर गया क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। अब बताओ पूरा एक लॉजिक क्लियर हुआ मेरे साथ ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स का सबको। पता क्या, ये जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है भविष्य, ये सारा तुम्हारे CBSE में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन या एक्सप्लेन T2G EG फॉर्मेशन, व्हाट डज CFSC स्टैंड फॉर, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये पता नहीं कितनी बार आ रखे हैं। अब क्या हो तुम्हारे पेपर में ना ये कुछ भी नहीं आया, तुम्हारे पेपर में ना इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आ गए। अब ना ये जो फिगर ड्रॉ कर रहा था ये तुम्हारी बुक्स में नहीं है, क्लियर। बुक में प्रदीप में भी देखोगे शायद एक आध लाइन लिख के उसने खत्म कर दिया, ये कहीं मिले नहीं। तो तुम लोग मेरे साथ ड्रॉ कर लेना, इनके इंपॉर्टेंस है, इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं CBSE में भी और कंपटीशन में। अब मैंने क्या किया आपके साथ, यहाँ पर एक इस साइड ये बना दिया, एक मैंने इस साइड ये बना दिया। ये फिगर ड्रॉ कर दिया। इधर याद है मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल में क्या हुआ था, 3 मेरे पास नीचे आ गए और 2 यहाँ पर ऊपर मूव कर गए। ऐसे ही यहाँ पर भी मेरे पास क्या थे, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल मेरे पास यहाँ पर नीचे आ गए और 2 ऑर्बिटल मूव करके हायर इन एनर्जी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म लिख के छोड़ दूँ T2G, और ये कौन सा था EG, या हाँ जी हाँ जी उसके नीचे डायरेक्ट आ जाएगा। और पता क्या, इस पेज पे मत करना भव्य, तुम लोग सारे इसके लिए नया पेज निकाल लेना क्योंकि ये काफ़ी केसेस आएंगे, इस पे पूरा आएगा नहीं, क्लियर है। तो आप पूरा पेज आप इस पे कर सकते हो, आगे तेरा वहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये कोशिश करना नए पेज पे पूरा केस करने का। अब देखो तुम्हारा ना पेपर में क्वेश्चन क्या होगा, ये नहीं आया, अब बस कर ना, मैं कह रहा हूँ मुझे गुस्सा भी,
तुम तीनों से कह रहा हूँ, तीनों से कह रहा हूँ ना करो। नहीं तो क्या था, अभी तो अलग अलग लाइन में बैठ के ये हाल है, इकट्ठे बैठ के फिर क्या करोगे। चल अब शरीफ है एक नंबर का, सीधा साधा, मेरे सर कहते थे सीधा साधा जलेबी तरह। चल ये बन गया फिगर, क्लियर। अब सपोज यहाँ पे ना मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रखा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो मानते हो 11th क्लास में कौन से रूल किया था, अफबाउ। वो कहता था पहले उस ऑर्बिटल को फिल करो विच हैज गॉट लोएस्ट एनर्जी। तो फिर पक्का है इसका पहला इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएगा। ऐसे इसका अगर पहला इलेक्ट्रॉन रखूं तो पहला इलेक्ट्रॉन पक्का यहीं पर आ जाएगा। तो तुम्हारे पेपर में ना ऐसे आएगा, मैंने आपको दे दिया D1, आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी आ गई। तो मेरा इलेक्ट्रॉन T2G में है, तो हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन T2G1 आ गया। ऐसे अगर यहाँ पर भी D1 करूँ तो D1 का पक्का है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, T2G1। पहला केस आ गया दोनों में, क्लियर। अब मैंने सेकंड केस किया, यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो पक्का है सेकंड इलेक्ट्रॉन तुम लोग बताओ यहाँ रखूँ दूसरे में, क्योंकि कौन सा रूल किया था, हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। वो कहता था पहले सबके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन करो, ओनली देन वी कैन स्टार्ट पेयरिंग। तो अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन पक्का यहाँ पर आएगा, इसका भी अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन प्लेस करूँ तो पक्का यहीं पर आएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं D2 का केस देता तो यहाँ पे D2 का केस T2G2, और यहाँ पर भी D2 का केस पेपर T2G2, ये आ गया। ऐसे अगर अब यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन करता है यहाँ पर, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, D3, यहाँ पर T2G3 आ गया। ऐसे अगर यहाँ पर भी थर्ड इलेक्ट्रॉन करता वो यहाँ पर आ गया, तो इस बार D थर्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, ये भी T2G3 आ गया। देखो यहाँ तक तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि बड़ा अच्छा फिलिंग कर रहे थे हम लोग, पहले यही ऑर्बिटल फिल होने थे। अब कौन सा केस आएगा मेरे पास नेक्स्ट, D4, क्लियर। जैसे ही यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया, तो में से एक ने मुझे क्या कहा, खन्ना सर इसकी पेयरिंग कर दो। अगर मैं इसकी पेयरिंग कर देता तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, T2G4 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे जैसे मैंने फोर्थ किया, अब तुम में से एक ने क्या कहा, खन्ना सर यहाँ पे नहीं, अब इसे ऊपर भेज दो। तो जब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं D4 की कॉन्फ़िगरेशन लिखता, क्या आ रहा है मेरे पास T2G3, और साथ में क्या आ रहा है EG1 आ रहा है। अब क्या था यहाँ पे जब पेपर में ये लिखोगे, खन्ना सर ने कहा था यहाँ रखो, खन्ना सर ने वहाँ, इनमें लॉजिक्स इन्वॉल्व थे। वो जो फिलिंग ऑर्डर हमने किया था ऑफ अबाउट दैट वाज आवर एलिमेंट्स, और वहाँ पे सिर्फ कैटायन पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ पे तो कैटायन पॉजिटिव माना मैंने जरूर है, मेटल पॉजिटिव है, पर लिगेंड्स भी तो अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर दैट मीन्स एक और कंसेप्ट इन्वॉल्व था। कंसेप्ट कौन सा इन्वॉल्व था, एक यहाँ पे डेल्टा नॉट घूम रहा है, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। एक तुम लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, पेयर अप, उसमें मैंने पेयर अप किया। तो दैट मीन्स एक क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग और दूसरी पेयरिंग एनर्जी घूम रही है। तो इनके आगे फिलिंग ऑर्डर करने के लिए ना मेरे पास दो कंसेप्ट थे, एक डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी, और एक पी क्या था, पेयरिंग एनर्जी, क्लियर। तो मुझे ना यहाँ पर क्या था, जब ये केसेस कर रहा था, तो यहाँ पर वाला जो केस था वो केस ऐसे, अभी लगा हुई बताने। तो यहाँ पर ये दो केसेस आएंगे फिलिंग के लिए। हो सकता है किसी केस में डेल्टा नॉट ज़्यादा है और किसी केस में कौन सा पेयरिंग का एनर्जी ज़्यादा है, इनके बेस पे तुम्हारा फिलिंग ऑर्डर आएगा। मैं तुम्हें मेंशन करूंगा कि D4 है और ये कंसेप्ट दे रखा है, कैरी डाउन फिलिंग ऑर्डर। ऐसे ये केस दूंगा तब आपको फिलिंग ऑर्डर, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको कराया था कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कुछ लिगेंड वीक है। तो पता क्या, मुझे अभी करने दे, 4-5 केस बाद करने देना। अब जब ये डेल्टा नॉट और पी लिखा है, तो लॉजिकली बनाओ, यहाँ पर डेल्टा नॉट और ये पी पेयरिंग एनर्जी है, इसका मीनिंग क्या होगा, कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, डेल्टा नॉट। पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, कम। जितना मुझसे केमिस्ट्री पढ़ा है 11th में या 12th क्लास में, मैंने क्या कहा, कौन स्टेबल होता है, ज़्यादा एनर्जी या लेस एनर्जी, लेस एनर्जी। तो यहाँ पे पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या चाहिए थी, कम। अगर कम है तो स्टेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा। दैट्स व्हाई वी फॉलो दिस ऑर्डर। पर दूसरे केस में मैंने क्या किया, पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या कर दी, ज़्यादा, और क्रिस्टल फील्ड क्या थी, वैल्यू कम है, तभी यहाँ पर स्टेबिलिटी है। अगर स्टेबिलिटी है तो मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्लियर। तो अब तुम लोग बताओगे, इसमें डेल्टा नॉट ज़्यादा है, उसमें डेल्टा नॉट कम है, कौन सा लिगेंड स्ट्रांग होगा, ये लिगेंड स्ट्रांग है या ये वाला।
अब याद करो, मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता था, पुश कर देता था, यहाँ से लॉजिक उठाया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो नाम भी नहीं था उसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो उसका नाम भी नहीं था। यहाँ पे क्या था, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग था। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पर मैंने क्या पेयरिंग कर दी। और बड़े साल पहले ना ऐसे आपको हाथों के बेस से समझाता था, ये देखो ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग था तो स्प्लिटिंग क्या कर देगा, ज्यादा। अगर ज्यादा है तो हमें यहाँ पे पेयरिंग के लिए मुझे एनर्जी क्या चाहिए, कम, मैंने पेयरिंग कर दी। तो बड़ी बार क्या हो, बच्चों को ना खन्ना तो क्या हाथों के में समझाते हो, समझ नहीं आया, तो मैंने कहा इसी में लॉजिक बना लो। इसका मीनिंग क्या, पेयरिंग के लिए एनर्जी कम है, कम है तो मैंने पेयर अप कर दिया। यहाँ पर क्या था, पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा थी तो मैंने इसे पेयर नहीं किया, मैंने इसे कहाँ भेज दिया, ऊपर। क्यों, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या थी, स्मॉल। यहाँ से मैंने उठाया था आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। वहां पे भी याद है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसका डेल्टा नॉट क्या था, ज्यादा था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दिया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बुक में कहीं नहीं दिया था। बुक में तो आपको ना ऑक्टेट और सारे केसेस अलग अलग दिए थे। लॉजिक मैंने यहाँ से लिया था, कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। और तानिश अब क्लियर हुआ, सर आपको कैसे पता साइनेट स्ट्रॉन्ग था या वो था, तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी के कंसेप्ट आ गए डेल्टा नॉट के। क्लियर, इससे तुम्हारे पेपर में ना पहले 3 केस तो कभी आए नहीं, ये 3 केस आएंगे नहीं, पहले 4th केस। अब बताओ सबको लॉजिकली क्लियर हुआ। तो अब जो नंदनी आपके दिमाग में घूम रहा था, पेपर में मैं दे दूंगा D4 और ये कंडीशन दे दूंगा, तुम्हें अगर राइट ऑन देयर फिलिंग ऑर्डर, इनका फिलिंग ऑर्डर लिखो ऑर्बिटल्स का क्या है। तो जो स्टूडेंट रट्टा लगाए ना कहीं फंस जाएगा, पर अगर मेरे साथ लॉजिक पकड़ लिया तो जो मर्जी केस आ जाए। ऐसे ही अगर आप D5 करता तो D5 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो तभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2G5। इसमें मेरे पास जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ऊपर। अगर ऊपर गया तो यहाँ पर D5 की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2G3। और इधर क्या आ जाएगा, EG2। ये देख 3 इलेक्ट्रॉन T2G3 में है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। आगे या अगर यहाँ तक आगे, अब भविष्य जो आपके चेहरे से लग रहा है D6, क्या कर दूं 6 को, इसी में कर दूं। अगर इसी में कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, T2G6। अब देखो इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो में से कोई तो मानेगा। अगर D6 है, अब मैं फोर्सिबली अब पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर पेयरिंग करना पड़ा तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, T2G4। और इधर क्या आ गया, EG2। हाँ जी, आ जाएगा ये। अब तुम लोग बताओ D7 का क्या लिखूं कॉन्फ़िगरेशन, इस साइड का है ना, T2G पूरा भर गया। अगर ये भर गया तो आगे EG1 चला गया, ये इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इधर अगर अब D7 करता तो मेरे पास क्या आ जाएगा, T2G5 और EG2। अब तुम लोग बताओ मैं लिखूं आगे D8 का केस, कोई वेरिएशन आएगी, दोनों सेम नहीं आ गए। इसलिए ना तुम्हारे पेपर में जब भी केस आया है D4 से लेकर D7 आते हैं, क्योंकि बाकियों में तुम्हारा कंसेप्ट ठीक है या गलत है, आंसर सेम ही आना है। कैसे, अगर तुम्हें से किसी को है, अगर D8 करूं तो क्या आ जाएगा, T2G6 और यहाँ पर EG2। अगर यहाँ पर करूं D8 तो वो क्या आ जाएगा, T2G6 और EG2। इसलिए पेपर में ना जब भी ये केसेस आए तुम्हारे पेपर में, D4 से लेकर सिर्फ D7 के केसेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट है। पहले 3 में और नीचे वाले 3 में कोई वेरिएशन है ही नहीं, वो आने ही नहीं पेपर में। तो अब सबको क्लियर हुआ कैसे फिलिंग ऑर्डर कर रहा था, सबको क्लियर। तो ऐसा करो, इसे टेबल को पूरा तो करा दो। अगर D9 है, कोई तो मानेगा T2G पूरा भर गया तो EG में अब 3 आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें भी अगर D9 करूं तो T2G पूरा भर गया तो EG में ही जाएगा। और लास्ट केस अगर D10 किया तो D10 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2G6 और इधर क्या आ गया, EG4। इधर भी अगर D10 किया तो क्या आ गया, T2G6 और इधर EG4। ये तुम्हारे ना किसी बुक में नहीं बना है, तुम्हारी बुक में ना सिर्फ आपको एक आध केस उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, 4 का, किसी में 5 का, किसी में 6 का, किसी का 7। मैंने आपको पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ कर दिया। और बस कंसेप्ट क्या था, यहाँ पर डेल्टा नॉट है और एक कौन सा पेयरिंग एनर्जी है। इन दो के कंसेप्ट पे या तो ये इधर भागेगा या ये कहाँ भागेगा, इधर। क्लियर, अगर ये कंसेप्ट लिखा है तो मुझे ना पता है ये साइन समझ भी नहीं आते,
जब ये लिखा पक्का है पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या कम, मैंने पेयर अप कर दिया। जब मैंने ये लिखा तो पेयरिंग के लिए एनर्जी क्या ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, मैंने पेयर नहीं किया, उठाकर ऊपर फेंक दिया उसे। तो ये थे कंसेप्ट हाई स्पिन और लो स्पिन के। क्लियर। तो लार्जर इज द वैल्यू और स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड, मोर विल बी द डेल्टा नॉट, सो देयर विल बी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस। इसलिए मैंने आपको वहां दिया था साइनाइड और कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दिया था टू गेट पेयर्ड अप, वो यहीं से उठाए थे कंसेप्ट। क्लियर। और तुम्हारे पेपर में पक्का है 4 से लेकर 7, ये ना 2-3 साल से अब सीबीएसई और कंपटीशन में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो किसी के नहीं आ रहा व्हाट डू यू मीन बाय T2G, व्हाट डू यू मीन बाय ईजी, वो पहले बड़े आते थे, अब ऐसे इनके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस। हाँ जी, तो पूरे लिख तो ले, लिख तो लो पूरे। क्लियर हुआ सबको? क्लियर। पर मुझे ना बना लिया सबने, सबने, कोई रहता तो नहीं। अब क्या हुआ मुझे ना अभी भी नहीं समझ आया कि मैंने क्या समझाया, क्या समझ आया कि नहीं। एक केस करें बोर्ड पर। क्लियर। बोर्ड पर ना मैंने एक केस अब आपके साथ ये किया, एक ये बना दिया और एक मैंने बना दिया ये। क्लियर। इधर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए थे याद है? 5। ये फिगर बनाए थे। क्लियर। सब में ना मैंने आपको खुद पेपर में दे दिया, 5 का केस दे दिया, ये भी 5 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5, ये केसेस कर दिया मैंने आपको। क्लियर। D5 का। अब ना पेपर में थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने आपको ये न्यूमेरिकल डालना कैसे है पेपर में। अभी आप पूछ रहे थे ना मुझसे कैसे तानिश लास्ट लेक्चर करना सर आपको कैसे पता ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग फॉर ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स। तुम लोग बताओगे जो एनर्जी नीचे गई थी मैंने क्या लिखी थी, वैल्यू भूल गया, -2/5 लिखा था या -3/5? -2/5। अगर 2 डिवाइडेड बाय 5 करूँ तो 0.4 आ गया। तो हमें तुम्हारी बुक में एक फॉर्मूला दे रखा है -0.4x। क्लियर। ऊपर जब गए थे तो 3/5, 3 को डिवाइड करो 5 से 0.6, तो यहाँ पर मैंने क्या दी दिया आपको प्लस 0.6y। x स्टैंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस। क्लियर। और y स्टैंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आवर ईजी ऑर्बिटल। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए x में कितने और y में कितने आ गए। x आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल और y आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। अब ना मुझे नहीं आ रहा ये कैलकुलेट कैसे करूं। मैंने तुम्हें यहाँ पर केस दे दिए, पहला केस दे दिया ये और दूसरा केस मैंने आपको दे दिया ये। तभी जितना मैंने अभी तक CFT का पढ़ाया था इस क्वेश्चन में सारा का सारा आ गया। तुम लोग बताओगे अगर ये डेल्टा नॉट P है तो इसका फिलिंग ऑर्डर क्या लिखूं? अगर ये कंसेप्ट है इसका फिलिंग ऑर्डर क्या लिखें? ध्रुव, सारे ध्रुव बताएगा। यहाँ पे ये कंसेप्ट दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन तो पक्का मेरे यहाँ पर आने ही आने हैं, ऐसे ही इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन तो पक्का यहाँ पर आने ही आने हैं। अब आप बताओ मैं पेयरिंग किस में करूं, पहले केस में या दूसरे केस में? कहाँ पे करूं पेयरिंग, फर्स्ट केस या सेकंड? सेकंड में। सेकंड में मैंने क्या लिखा, पेयरिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा है। अगर पेयरिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए मैंने इसमें पेयरिंग की नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉन कहाँ भगा दिए, ऊपर। जो आपने कहा मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया। अब इधर क्या था, पेयरिंग के लिए एनर्जी कम है। अगर पेयरिंग के लिए एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा, तो हमें पक्का है अब मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखने पड़ेंगे। आ गया केस कैसे ड्रॉ किया? क्लियर हुआ पेपर में कैसे कौन। इसलिए ना पता क्या, अब आगे ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। ऑर्गेनिक भी एक बार तुम लोग मुझे टॉपिक मूव करने देना, मूव करेंगे ना देखना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उनके बनने स्टार्ट होंगे। इससे इसके बड़े क्वेश्चन हैं। वो तो आसान था कि T2G इजी फॉर्मेशन बता दो, नहीं तो ये केस आएंगे पेपर में। अब तुम लोग बताओ इस केस में D5 की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है इस केस में वैल्यू? हाँ वो तो आ गया, वो तो चलो मैंने लिख दिया क्या आ गया यहाँ पर, T2G5 आ गया। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या आई, कितनी आ गई, माइनस आ रही है -2.0, क्योंकि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो 5 × 0.4 तो 2 वैल्यू आ गई।
अब तुम लोग आराम से मुझे इस साइड की भी बता दो, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में अगर फाइंड करें। हाँ जी, क्या आ रही है वैल्यू? जीरो नहीं आ रही, ये 3 है, 3 × 0.4 -1.2। इधर कितने तुम्हारे पास ऊपर कितने हैं? 2 है, 2 × 0.6 1.2 -1.2 और 1 + 1.2, तो जीरो आ गई। 11th में ज़्यादा किया था, हाफ फील्ड और प्लस स्टेबल होते थे। क्लियर आ गया? तुम्हारे पेपर में ना ऐसे इनकी कैलकुलेशंस आएंगी। हाँ, ये तो जस्ट मैंने वैसे आपको रिवाइज कराया, प्लस हाफ के हाफ फील्ड हो गया। हाँ बड़ा आया, पर ये हाफ फील्ड से पूरा है भी नहीं। हाफ फील्ड वहाँ पे सिर्फ 3 ऑर्बिट होते थे, ये तो 5 है। ये तो जस्ट मैंने देखा कि ये हाफ फील्ड लग रहा है तो NP3 से मैच करने लगा, और कुछ नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें तो वैसे बोल रहा था ये हाफ फील्ड हो रहा है। तो 11th क्लास में किया था, NH2 NP3 नहीं करते थे नाइट्रोजन, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती थी। इसका कोई वो नहीं है। कौन सा? यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया, डेल्टा नॉट कैलकुलेट किया है, डेल्टा नॉट। और यहाँ पे जब ये जीरो आया तो हो सकता है पेयरिंग की एनर्जी जीरो से भी ज्यादा होती। ये दोनों केसेस अलग अलग है, दोनों केसेस अलग अलग है। एक में मैंने लॉजिक क्या लिया, डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई, और एक में मैंने डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या ले रखी है, लो। तो हाँ, क्योंकि इन ऑर्बिटल के पास याद है एनर्जी सेम है ही नहीं, सारी सेपरेटिंग अलग अलग है। जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है उसने ज्यादा सेपरेट किया, एक ने कम किया। ये देख, जब ऐसे है दोनों, तो एक में सेपरेटिंग ज्यादा होगी, दूसरे में सेपरेटिंग क्या हुई, कम हुई। तो पता नहीं हमारे पास पेयरिंग में कौन सा है क्या। इसलिए ये पेपर में ऐसे आपको केसेस आएंगे, और आएंगे पता क्या, हर बार जो मैंने आपके पढ़े हैं D4 से लेकर D7, सिर्फ यही केसेस आएंगे। क्यों? बाकी में सारे कंसेप्ट क्या थे, सेम थे। अब बताओ, पूरी एक थ्योरी क्लियर हुई सबको? अब तो नहीं कोई डाउट आएगा। और बताओ, ये जो फिलिंग ऑर्डर लिखाया है 10 का, है कोई रट्टा लगाने की जरूरत? बस आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, डेल्टा नॉट और पी का रिलेशन क्या है, उसके बेस पर सारा कर सकते थे। पूरा क्लियर हुआ एक ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स सबको। अब ऑक्टेड्रल के बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया, लास्ट केस फॉर टेट्राड्रल कॉम्प्लेक्स। अब कौन सा आ गया फॉर टेट्राड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राड्रल कॉम्प्लेक्स में पता क्या होता है, हमारे पास सारा कंसेप्ट सेम है। इधर एनर्जी, इधर एनर्जी आ गया। इधर याद है हमारे पास कितने ऑर्बिटल थे, 5, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये मेरे पास कौन सी आ गई, स्टेट 1। ये स्टेट 1 आ गया हमारे पास। क्लियर? और इसके नीचे भूल गया, क्या लिखा था मैंने, भूल गया। 5 5d ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट, ये लिखा था 5d ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट। अब क्या हुआ, ये ऑर्बिटल मूव करके हायर इनटू एनर्जी, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों के पांचों, ये स्टेट सेकंड आ गई, स्टेट सेकंड। अब इसमें भी क्या हो जाएगा मेरे पास, स्प्लिटिंग। वह इस बार क्या होता, फ्लिप उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया, इस बार क्या हुआ, मेरे पास T2 चला गया ऊपर और E आ गया नीचे, दैट मीन 2 ऑर्बिटल्स नीचे आ गए और 3 ऑर्बिटल मूव करके हायर इन एनर्जी। क्लियर? और एक देखा साथ में G को खत्म कर दिया, क्योंकि G क्या था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर तुम्हें से किसी को याद हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर था। तो 3D स्ट्रक्चर मीन्स एक बॉन्ड क्या होता था, या तो आउटसाइड या क्या था, इनसाइड। उनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं सकता। क्लियर? तो CBSE का कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन T2E एंड T2G EG। तो वहाँ पे जो G था दैट रिप्रेजेंट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? जब भी आपने मुझसे किया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, याद है ऐसे बनता था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक बॉन्ड आउटसाइड आ गया या एक बॉन्ड क्या चला गया, इनसाइड। सो दिस डू नॉट हैव गॉट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? ये आ गया क्वेश्चन। एक याद है तुम्हें से किसी ने मुझसे पूछा था लास्ट टाइम जब ऑक्टेड्रल और टेट्राहेड्रल करा रहा था,
खन्ना सर ऑक्टेड्रल में आपने हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कराया है, इसमें याद है इसमें मैंने बोला क्या था, सारे लो स्पिन बनते हैं या सारे हाई स्पिन? चलो मिस याद था, वो लॉजिक हमें इसने दिया था, इसने लॉजिक दिया था। कैसे, पहले ये बताओ पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है, इस बार अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करता तो एक एनर्जी यहाँ पर और एक एनर्जी यहाँ पे घूम रही है, तो में से कोई तो मानेगा ये -3/5 डेल्टा टी और ये +2/5 आ जाएगा एनर्जी का ये कंसेप्ट, 2/5 और पॉजिटिव आ जाएगा ये। इसमें ना एक तुम्हारा एमसीक्यू का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, डेल्टा टी इज गिवन बाय 4/9 डेल्टा नॉट। हमारे पास एक ये फॉर्मूला आता है डेल्टा टी का, डेल्टा टी इज गिवन बाय 4/9 डेल्टा नॉट। अब तुम लोग बताओ, ये रिलेशन के बेस पर तुम्हारा एमसीक्यू बड़ा सिंपल सा आ रखा है, कभी मैं तुम्हें टेट्राहेड्रल की वैल्यू दे दूंगा, कभी ऑक्टाहेड्रल, दूसरी वैल्यू फाइंड करो। सबसे आसान क्वेश्चन तो ये आ गया, क्लियर। अब ना मेरा मैथ्स में बड़ा बुरा हाल है, इस बेस पे क्या लग रहा है कौन सी टर्म बड़ी होगी, डेल्टा टी या डेल्टा नॉट? हाँ जी, है ना, डेल्टा नॉट बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पर लॉजिकली मेरे पास क्या हो, जो डेल्टा टी है दैट इज वेरी वेरी लेस, मान सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा टी वैल्यू इज वेरी वेरी लेस। अगर डेल्टा टी वेरी वेरी लेस है तो तुम लोग बताओ मैं पेयरिंग करूँ या डेल्टा टी करूँ? दैट्स वाई जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, इस लॉजिक में पक्का है जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी दैट इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू पेयरिंग, इसलिए मैंने पेयरिंग की नहीं। मैंने पक्का है थर्ड इलेक्ट्रॉन को हर बार कहाँ भेजना, ऊपर, तो दैट मीन वी ऑलवेज गेट फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें लो स्पिन बनेगा ही नहीं, क्योंकि सार्थक ये देख डेल्टा टी क्या हो गया, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल है तो लॉजिकली पी ज़्यादा ही होगा, इसलिए मैंने पेयरिंग की नहीं। क्योंकि अगर पेयरिंग करूंगा तो एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। अगर मैंने पेयरिंग नहीं की तो मुझे पक्का है लो स्पिन तो इसमें बनना ही नहीं। दिस ओनली गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसमें सिर्फ हाई स्पिन नहीं बनेगा। तुम्हारे सीबीएसई का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज हाई स्पिन। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये रिलेशन लिख दो, रिलेशन लिख कर लिख दो, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस। अगर डेल्टा टी वेरी वेरी लेस है, मुझे पक्का है पेयरिंग की वैल्यू क्या सबसे ज़्यादा आ गई, तो इसके बेस पे इनको डिफरेंशिएट कर दो। अब बताओ सबको क्लियर हुआ? एक ये तो आया नहीं था, फिर मैंने और मंगवा ली थी, तो मैंने मंगवा ली थी फिर बॉटल, आया नहीं था, मैं क्या लगता आई नहीं, फिर नीचे गया फिर मिल गई। अगर आपको वहाँ पे नहीं चाहिए तो पड़ी रहने दो, जब यूज़ होगी। ये 2 दिन में लगते हैं खाली होने में, अगर कहीं जरूरत हो तो ले जाना, नहीं तो पड़ी रहने दे, ठीक है ना, जब खाली होगी फिर ले लेना, ठीक। क्यों आप आए नहीं ना, फिर मुझे टेंशन रहती है, तो नीचे मिल गई मुझे कहीं। अब बताओ समझ आया ये सबको पूरा कंसेप्ट? हाँ जी, क्लियर हुआ? इसलिए आपको कहा था पूरा लेक्चर ना मेरा इसी पे चला जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ आवर सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हो गए पूरे कंसेप्ट क्लियर? क्लियर। अब इस चैप्टर के ना छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, बस छोटे छोटे क्या, एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे से तीसरा आ जाएगा। तुम लोग बताओ मेरे पास जो अनपेड, अभी नहीं स्टार्ट करता, नेक्स्ट क्लास ही करेंगे। ये देख, हाँ हाँ हाँ, ये देख जो आज अभी आपको कराया टॉपिक, इधर देखो, इधर देखो, आपको लास्ट टाइम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कराई थी, अभी मेरा टाइम पड़ा है, इधर देख लो, कॉपियाँ कोई नहीं लेके भागता, बैग में रख लेना। ये दिया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये देखो स्कैंडियम से लेकर जिंक, और यहाँ पर दे दिया आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। तो दैट में ये बुक में नहीं था, ये मैंने अपने लॉजिक दे दिए ताकि मुझे ये सारे केसेस करने आसान हो जाए, जितने मैंने ये सारे किए। क्लियर। आज फिर यही किया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल के साथ कौन सा कर लिया, टेट्राहेड्रल। ये सारे नोट्स प्रॉपर दे रखे हैं, अगर तुम्हें किसी को याद हो आइसोमेरिज्म किया था, है ना, ये आइसोमेरिज्म मैंने आपको टेबल बना दिया, ताकि टेबल बनाकर आपको ये सारे करने आसान हो। फिर कहोगे सर मैं तो बात नहीं कर रहा, अधर मैं तो नहीं कर रहा बातें सर, मैं करता ही नहीं,
दूसरा साहब मैं सर कभी नहीं, पूरा ध्यान आपकी तरफ है। तो इतनी मेहनत से बनाए हैं, अगर ये वैल्यू तो मैं ऐसे फेंक देता हूँ भाई ले जा। थोड़ी तो कदर कर लो, मेरी नहीं तो पढ़ाई की कर लो। थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके। और देखो वो जो हो रहा है दिल्ली साइड, देखा कितना बुरा हाल हो रहा है बच्चों के साथ, कितना बुरा हाल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों की पिटाई करी जा रहे हैं पकड़ के। सच में मैं तो ना समझ में नहीं आता हम लोग कर क्या सकते हैं। अगर कुछ कर सकता ना तो सारे पेरेंट्स जाके वहाँ पे जाके ना एक बार उसे कहे, और कुछ नहीं तो पुलिस वालों को तो जाके गालियाँ दे आए। क्योंकि कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे भी घर में बच्चे वगैरह इतनी बुरी तरह से पीटोगे किसी को, इतनी बुरी तरह से। और वहाँ पे देखो कोई शरारतें करने तो गया नहीं, और सारे लॉजिकली जा रखे हैं। पता है कि तुम लोगों ने नीट देना है, देखो जब नीट का पेपर देना है, जेई का, है ना, पेपर अगर लीक कर जाए तो 2 साल की मेहनत, फिर तुम्हें पता लगा महीने बाद फिर पेपर है, महीने में कितना रिवाइज कर लोगे, क्या करोगे। और मेरा दिमाग तो ना ऑटो कट ऑफ है, जब पेपर एक बार दे दिया जो पढ़ा वो सारा निकल गया दिमाग से। मेरा तो ये है हाल, तुम्हारा पता नहीं, मेरा तो ऑटो कट है, जो पढ़ा वो सारा डिलीट हो जाता है साथ ही। ना वो हाँ मत जाओ वहां पे जाके, आगे पिटाई उटाई इतनी कर रहे हैं आज अभी भी ना, तुम्हारा से पहले वही देख रहा था, अभी भी वही हाल है। हाँ जी। पत्थर आए कहाँ से, वो उन्होंने ट्रक दिखाया पहले, वहां पे ट्रक कहाँ से खड़ा था पत्थरों का। तो बासुन ट्रक ले आ गया पत्थरों का, अगर पत्थरों का ट्रक वहां पे आ गया, है ना, तो वो जो स्टूडेंट्स लेके आजकल मैं मानता हूँ स्टूडेंट्स ही लाए, वो पुलिस वाले कर क्या रहे थे, उन्होंने देखा ही नहीं जब ट्रक आ रहा है। वैसे वो बाइक ट्रक नहीं आने दे रहे, ट्रक अंदर आने दिया। हाँ जी। पर नहीं देख, अभी ना कईयों का आया, जो पुलिस वालों का भी आया ना कमेंट्स, उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं करते, वो किसी के जो मैसेज हो डिलीट हो, वो वायरल हो गया, वो खुद ही लिख रहा है, कहता भाई हम लोग क्या करें, उनकी भी जॉब है। देखो अगर मैं भी वहाँ पे पुलिस में होता, सुबह मैं भी वहाँ पे ना लगा हुआ, वो कह दो कांस्टेबल ही हूँ वहाँ पे, जब मेरा ऊपर वाला मुझे ऑर्डर दे रहा है भी जाके पिटाई करनी है, क्लियर, तो जाना ही पड़ेगा, जॉब नौकरी तो हर किसी ने बचानी है ना, नौकरी तो हर किसी ने बचानी है, तो ऐसे ही है। तो मैं तो इधर चला गया गुराश, ताकि नोट्स की वैल्यू समझ ले। ठीक है, पढ़ लो। और ये नोट अब दे दूं आपको, ये बुकलेट सबको, ये पकड़ो, तेरे पास तो है ना। खुशी ले लिए थे वहां पे, नहीं दे दिए ना। चल, तो मुझे बता देना अगर कल आना है या जब भी आना है, बता देना, बता देना। लिए तो नहीं थे ये नोट्स तीनों ने। ये लो चारों है। चल, तुम दोनों को तो पहली बुकलेट। चल, मुझे मालूम है तेरे पापा पुलिस में हैं, पर अगर उनको ऊपर से सीएम का ही ऑर्डर आ जाए फिर क्या करेंगे वो। हाँ, मारेंगे भी, मारना पड़ेगा, क्या करें। ले, हाथ में पूरे नोट्स है। चल गुड, समझ आएगा नहीं वानिया। हाँ भी अब हम